आज की क्लास में जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं इसे छत्तीसगढ़ का अंधकार काल कहा जाता है। यानी इस समय छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश शासन कर रहा होगा, केवल इसके अनुमान है और कुछ प्रमाण है हमारे पास, लेकिन इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी जो है अभी तक इतिहासकारों को नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो ये वंश में हम जैसे पढ़ेंगे मौर्य काल का वंश, ठीक है, सातवाहन, सुंग वंश, खारवेल का वंश, ये सब जो है आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो इससे जो है आजकल पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन छुटपुट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं नंद मौर्य वंश, जिसका कार्यकाल रहा है ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक। यानी चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक ये वंश का शासन जो है रहा है हमारे कौशल के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसी वंश को बोला जाता है नंद मौर्य वंश, या आप बोल सकते हैं मौर्य काल छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 8वीं जन बहुत संख्या में होते थे। यानी हमको एक प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त की जो सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उसमें 8वीं के लोग बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद थे। तो 8वीं कौन थे? 8वीं जो है महाकांतर के निवासी यानी बस्तर के निवासियों को उस समय 8वीं कहा जाता था। तो इससे पता चलता है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में बस्तर के लोग भी मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं जो है उस समय जो है मौर्य काल का शासन रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे पेपर में 8वीं के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो महाकांतार के आसपास के क्षेत्र के लोग थे उनको 8वीं कहा जाता था। ठीक है, तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में। अब देखते हैं हमको मौर्यकालीन कुछ आहत मुद्राएं मिली है। मौर्यकालीन आहत मुद्राएं कहने का मतलब ये है कि जो सिक्के हैं उसमें मतलब कोई धातु के में एक जो है कुछ चिन्ह को गढ़ा गया है। यानी एक धातु लेकर उसमें कुछ चित्र अंकित किया गया, उसमें गढ़ा गया है। तो जो मौर्यकालीन आहत सिक्के मिले हैं उसमें मयूर का चिन्ह हमको मिला है, मोर का चिन्ह गढ़ा हुआ। तो इससे हमको ये पता चलता है कि मौर्य काल में ही जो है मोर के चिन्ह जो है, क्योंकि मौर्य काल के प्रमाण भारत के कई जगह में मिले हैं, तो उस समय जो है उनके जो सिक्के तो उसमें मोर के चिन्ह अंकित होते थे। तो उससे हमने अनुमान लगाया है कि ये सिक्के मौर्यकालीन सिक्के हैं। तो मौर्यकालीन सिक्के में मयूर का चिन्ह अंकित है। तो ये सिक्के हमको कहां से मिले हैं? जांजगीर चांपा के ठठारी और अकलतरा से, रायपुर के तारापुर क्षेत्र से और रायगढ़ के सारंगढ़ क्षेत्र से। तो इन जगहों से हमको मौर्यकालीन आहत मुद्राएं मिली है जिसमें मयूर का चिन्ह अंकित है। जांजगीर चांपा के ठठारी और अकलतरा, रायपुर के तारापुर और रायगढ़ के सारंगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा जो है मौर्यकालीन प्रमाण हमको छत्तीसगढ़ के मल्हार से भी मिला है। मल्हार से हमको क्या प्रमाण मिला है? चौड़ी ईंटों के बने हुए भवन के अवशेष। यानी जो भवन को बनाने में जो ईंट का प्रयोग किया गया है वो चौड़ी ईंटें हैं। जैसा हमको मौर्यकालीन भवन के अवशेष और भी जगहों पर मिले हैं भारत में, तो उससे ये साम्यता रखते हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि ये जो भवन के अवशेष मिले हैं ये मौर्यकालीन है। इसके अलावा तांबे व शीशे से बनी हुई मुद्राएं यानी तांबे और शीशे की मुद्राएं मिली हैं। इसके अलावा हमको मिट्टी के बर्तन मिले हैं मृदभांड, जो जिसकी अवधि जो है अनुमान लगाई गई है कि वो जो है मौर्यकालीन है। तो आपको पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से कौन से स्थल मौर्यकालीन स्थल रहे हैं? ठीक है, या जो स्थल आपको मल्हार ऑप्शन में दे देगा, रतनपुर दे देगा, राजिम दे देगा। तो इससे हमको यहाँ पर पता चलता है कि मल्हार में क्योंकि हमको ये चीजें मिली तो मल्हार जो है मौर्यकालीन स्थल रहा होगा। इसके अलावा हमको ताला, जो हम पढ़ते हैं ताला गांव, वहां पर भी हमको जेठानी मंदिर के नीचे 1 मीटर चौड़ी दीवार मिली है। यानी जेठानी मंदिर के नीचे जब पुरातात्विक खोज हो रही थी तो हमको 1 मीटर चौड़ी दीवार मिली है, जो कि मौर्यकालीन दीवार वैसे ही मनाई जाती थी, उससे साम्यता रखती है। तो मल्हार हो गया, ताला हो गया, ये मौर्यकाल से संबंधित स्थल है। इसके अलावा हमको मौर्यकालीन नाट्यशाला मिली है। मौर्यकालीन नाट्यशाला में मुख्य रूप से सीता बेंगरा गुफा, जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है सरगुजा, तो वहां पर हमको जो है सीता बेंगरा गुफा जो है वहां पे एक प्राचीन नाट्यशाला मिली है, जो कि मौर्यकालीन नाट्यशाला है। यानी वहां पर जो है कुछ उत्सव मनाया जाता होगा, कुछ कला संस्कृति से संबंधित प्रोग्राम होते होंगे। तो ऐसी नाट्यशाला हमको मिली है सीता बेंगरा गुफा, जहां पर प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने के प्रथम दिन में कार्यक्रम आयोजित अभी भी होता है।
ठीक है, तो प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने के प्रथम दिन में वहां वर्तमान में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इस सीताबेंगरा गुफा की ही समतल चट्टान में 2 पंक्तियों का एक शिलालेख मिला है। यानी सीताबेंगरा जो गुफा है उसकी जो समतल चट्टाने हैं उसमें एक शिलालेख मिला है जिसमें 2 पंक्तियां लिखी हुई है। उन पंक्तियों में मौर्यकालीन जो अक्षर होते थे, मौर्यकालीन जो संख्यात्मक मान होते थे वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उनको संभाल कर संग्रहालय में रख लिया गया है। तो जो शिलालेख मिला है सीताबेंगरा की गुफा में, उसमें मौर्य काल में जो संख्या का प्रयोग करते थे उसके संख्यात्मक चिन्ह हमको वहां पर मिले हैं। क्लियर है। इसके अलावा जो है जोगीमारा गुफा, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, जोगीमारा गुफा में अशोक के समय के भित्ति चित्र मिले हैं। ठीक है, अशोक के समय के भित्ति चित्र ईसा पूर्व जो है मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है 3री शताब्दी के आसपास का है, लेकिन ये कोई एक अनुमान लगाया गया, हर में अलग अलग बताया गया है, क्योंकि ईसा पूर्व 3री शताब्दी के आसपास बोलते हैं इसको, ये एक अनुमान है। क्लियर है। तो जोगीमारा गुफा अशोक के समय के भित्ति चित्र हमको मिले हैं ईसा पूर्व 3री शताब्दी के। इसमें जो है 5 पंक्तियों का एक शिलालेख है। ठीक है, यहाँ पर जो है भित्ति चित्र के अलावा जो है एक 5 पंक्तियों का शिलालेख भी मिला है, जिसमें सुतनुका देवदासी व प्रेमी देवदत्त का नाम का उल्लेख है। सुतनुका देवदासी और प्रेमी देवदत्त के नाम का उल्लेख है इन शिलालेख में, जो 5 पंक्तियों में मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर जो अभिलेख हमको शिलालेख मिला है उसकी भाषा जो है वो पाली भाषा है और लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है सुतनुका देवदासी वाला, और भाषा पाली, लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, यहाँ पर आपसे जो पेपर में हमको पूरे मौर्य काल के बारे में हमको ये कहीं भी प्रमाण हमको आज तक नहीं मिल पाया है कि जो मौर्य काल के समय छत्तीसगढ़ मौर्य के अधीन था। ये हमको कोई भी अभिलेख या शिलालेख में इसका उल्लेख नहीं मिलता कि जो दक्षिण कौशल का क्षेत्र था वो मौर्यों के अधीन था। केवल अनुमान लगाया जा रहा है। तो पेपर में कभी भी क्वेश्चन आएगा कि इन शिलालेख में यह जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ इसके अधीन था, तो कहीं नहीं मिली हमको जानकारी कि मौर्य काल में जो है छत्तीसगढ़ इनके अधीन रहा होगा। ठीक है, ये केवल एक अनुमान लगाया जाता है, कहीं प्रमाण नहीं मिला है हमको। ठीक है, इसके अलावा जो है जोगीमारा गुफा के पास ही जो है हमको ही प्राचीन आवास के प्रमाण मिले। यानी जोगीमारा गुफा के पास ही हमको सरगुजा में ही प्राचीन आवास के प्रमाण मिले, जहां पर लोहे के गलाने का प्रमाण मिला है। यानी उस आवास में लोहे को गलाया जाता था। तो लोहे को गलाया जाता था, तो इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर लोहे के बड़े औजार बनाने का कारखाना रहा होगा। यानी जोगीमारा गुफा के आसपास ही जो है लोहे के जो बड़े बड़े औजार रहते हैं उनको बनाने का काम यहाँ पर होता होगा। कारखाना लोहे के औजार बनाने का कारखाना वहां पर रहा होगा। तो ये आपके लिए एक नई जानकारी है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमको अनुमान है कि वहां पे लोहे का कारखाना रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमको यहाँ पर व्यापार के संकेत मिले हैं। यानी मौर्य काल में छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में व्यापार होता था, इसके हमको संकेत मिले हैं। क्योंकि जैसे कि हम आपको पता ही है अमरकंटक क्षेत्र से सोन नदी निकलती है, सोन नदी आगे जाकर गंगा में मिलती है। तो ऐसा माना जाता था कि जो मगध के आसपास के क्षेत्र से व्यापार करने व्यापारी जो है वो छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में आते थे। वो क्या करते थे, उधर से गंगा नदी से आते थे और सोन नदी से इधर होकर सोन नदी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते थे। और उसी के पास क्योंकि हसदो नदी कभी बहती है, तो हसदो नदी से वहां से आते थे। हसदो नदी जहां पे महानदी में मिलती है, वो महानदी से होते हुए पैरी नदी में जाते थे, जहां पे संगम होता है पैरी और महानदी का राजिम के आसपास क्षेत्र में। तो वो वहां पे जाते थे और जहां संगम हो रहा है वहीं से वो पैरी नदी की ओर चले जाते थे। क्योंकि उस समय पैरी नदी की जो है देवभोग के आसपास के क्षेत्र से बहती है, तो देवभोग वो मुख्य रूप से जाते थे। देवभोग क्योंकि वर्तमान में भी हीरे के व्यापार का केंद्र है, तो क्योंकि वहां पे हीरा मिलता है, इसी के लिए जो है यहाँ पर हीरे का व्यापार करने के लिए लोग आते थे। ठीक है, तो पैरी नदी के पास जो है सिरकट्टी गांव, पैरी नदी के तट पर एक सिरकट्टी गांव है। सिरकट्टी गांव में जो है वहां पर एक गोदी थी। गोदी कहने का मतलब ये है जहां पर जहाज आकर खड़े होते थे। पोर्ट था, छोटा पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पोर्ट था। तो यहाँ पर जो आप मुख्य रूप से जानिए कि यहाँ पर जो जहाज थे वहां आके खड़े होते थे। तो जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे ये केंद्र मौर्य काल में एक व्यापार का केंद्र रह रहा होगा और यहीं पर जो है मुख्य रूप से हीरे का व्यापार होता था। ठीक है, और इसके आसपास अगर यहाँ पे हीरे की अधिकता थी कौशल क्षेत्र और
उड़ीसा क्षेत्र में, इसी के लिए वहां पर हीराकुंड बांध भी बना है, वो क्योंकि वहां उस क्षेत्र के आसपास हीरे का व्यापार होता था, संबलपुर के आसपास। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है कि पैरी नदी जो है वहां पे जो सरकट्टी ग्राम है वहां पे गोदी पाई गई है, जहां पर जलयान आकर खड़े होते थे और यहां पर जो है देवभोग नामक स्थान पर वो हीरे का व्यापार भी करते थे। इसके बाद जो है अशोक कालीन हमको स्तूप मिला है। अशोक कालीन हमको स्तूप मिला है, ये स्तूप जो है वो दक्षिण कौशल की राजधानी के आसपास मिला है। तो ये हमको जानकारी मिलती है जो हेन सांग जब यात्रा में आते हैं तो हेन सांग की यात्रा विवरण से हमको पता चलता है कि उन्होंने जो है अशोक कालीन एक स्तूप देखा था दक्षिण कौशल की पहाड़ी के पास, और ये सिरपुर के आसपास का क्षेत्र था। लेकिन यहाँ पर जब हेन सांग आए थे तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर दक्षिण कौशल के एक शासक हैं जो कि बौद्ध धर्म को मान्यता दे रहे हैं। तो ये सब हमको पता है, वो हम पांडु वंश वाले समय में भी पढ़ेंगे। तो आपको बस ये है कि उन्होंने हेन सांग ने क्या देखा था, यहाँ पर अशोक काल का बना हुआ एक स्तूप देखा था। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि अशोक इस पास के क्षेत्र में आया होगा। क्लियर है? तो यहां पर जो है अशोक द्वारा स्तूप का निर्माण दक्षिण कौशल की राजधानी के पास, ये यात्रा विवरण हमको मिलता है हेन सांग से। और हेन सांग जो है यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि हेन सांग जो है उन्होंने अपनी जो बुक है लिखी है सीयू की, उसमें इस क्षेत्र को कियासलो कहा है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा तुरतुरिया के पास एक बौद्ध विहार भी मिला है जो कि अशोक के समय का बना हुआ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा मौर्य काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसको आप नोट कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुंग वंश और खारवेल वंश के बारे में देखते हैं। तो शुंग वंश और खारवेल वंश, जैसे कि मौर्य काल के अंतिम राजा बृहद्रथ, उसको कौन हराया था? शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से प्रथम शताब्दी इसका शासन रहा है शुंग वंश का। शुंग वंश के प्रमाण हमको मल्हार के आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, शुंग वंश के प्रमाण हमको मल्हार के आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ पे हमको जो है वसुमित्र का सिक्का मिला। वसुमित्र जो है शुंग वंश से संबंधित है। वसुमित्र का एक तांबे का सिक्का मिला है। तो ये सिक्का कहाँ मिला है? वसुमित्र का तांबे का सिक्का मल्हार में। इसके अलावा जो है इस सिक्के में घोड़े के चित्र का अंकन है। इस जो सिक्के में घोड़े का चित्र का अंकन है, जो कि ये जो मतलब सिक्का माना जा रहा है ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का इस सिक्का जो है ये माना जा रहा है। इस घोड़े के जो है, घोड़े के ऊपरी हिस्से से लेकर पूंछ तक, जो सिक्के में घोड़े का चित्र अंकित है उसमें ऊपरी हिस्से से लेकर पूंछ तक घोड़े में क्या लिखा हुआ है? यजो यजो वसुमितस। यजो यजो वसुमितस लिखा हुआ है, जो वसुमित्र का सिक्का प्राप्त हुआ है हमको। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस समय वसुमित्र ने जो है वो अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसी के एवज में इन्होंने सिक्के में घोड़े का चिन्ह अंकित करवाया था। अगला देखते हैं, यहाँ जो है शुंग वंश के समय ही मल्हार जो है वैष्णव धर्म के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी शुंग वंश ने मल्हार के आसपास के क्षेत्रों में वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। यहाँ पर जो है एक चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा मिली है। ठीक है, एक चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा मल्हार में मिली है जिसमें शुंग कालीन लिपि में लेख लिखे हुए हैं। यानी शुंग काल में जो लिपि थी उसके ही उसी लिपि में हमको लेख मिला है। तो और ये चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा भारत की सर्व प्राचीन प्रतिमा में से एक मानी जाती है। तो भारत की सर्व प्राचीन प्रतिमा चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा हमको मल्हार में मिली है, जिसमें मुख्य रूप से शुंग कालीन लिपि का प्रयोग किया गया है। अगर इसके अलावा जो है खारवेल, खारवेल भी जो है, खारवेल के हमको कहीं प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन खारवेल के जो हाथी गुफा अभिलेख मिला है उसमें उसने अपने आप को चेदी वंश का राजा माना है। क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं कि चेदी जो है वो चेदिस बना और चेदिस से ही छत्तीस बना, यानी छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। तो ये जो है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में इसने अपने आप को चेदी वंश का बताया है। और ऐसा माना जाता है कि खारवेल का जो शासन था वो बुंदेलखंड से लेकर कलिंग तक के क्षेत्र में था। बुंदेलखंड से कलिंग तक के क्षेत्र में, क्योंकि इसने उपाधि धारण की थी कलिंगाधिपति की, यानी कलिंगा के राजा। तो कलिंगा यानी उड़ीसा का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र को मिलाकर इसने कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, जो अपने आप को चेदी वंश का बोलता था। इसलिए हमको इसको देखना पड़ रहा है। ठीक है, अगला हम देखते हैं सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का जो शासन रहा है
वो 60 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के मध्य के आसपास का रहा है सातवाहन वंश का शासन। सातवाहन वंश के अंतर्गत बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता था। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता था और उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी मल्हार। यानी सातवाहन वंश के समय जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र की राजधानी थी वो थी मल्हार की राजधानी, यानी मल्हार को इन्होंने राजधानी बनाया था। अब है हमको जांजगीर चांपा के बालपुर से, जांजगीर चांपा के बालपुर से हमको सिक्के मिले हैं। एक सिक्का है राजा अपीलक का जो कि सातवाहन वंश के शासक हैं, वो सिक्का है तांबे का सिक्का। और एक हमको मिला है गौतमी पुत्र सतकर्णी का सिक्का जो कि चांदी का सिक्का है। तो ये दोनों ही सिक्के जांजगीर चांपा के बालपुर से मिले हैं। अपीलक का सिक्का जो कि तांबे का सिक्का है और गौतमी पुत्र सतकर्णी का सिक्का जो कि चांदी का सिक्का है। आगे बढ़ते हैं, मल्हार से भी हमको सातवाहन शासक के प्रमाण मिले हैं। एक मल्हार से हमको मिला है वेदश्री जो कि सातवाहन वंश के ही शासक थे, वेदश्री। उनके हमको सिक्के के, शीशे के सिक्के मिले हैं। ये शीशे के सिक्के जो है उसमें वेद सीरीज लिखा हुआ है, यानी वेद सीरीज से मतलब है वेदश्री। तो ये सिक्का हमको मिला है मल्हार से जो कि शीशे का सिक्का है। इसके अलावा हमको मिट्टी की बनी मृण मुद्रा भी मिली है, यानी वो मुद्रा या वो सिक्के जो मिट्टी से निर्माण किए गए थे, वो भी हमको वेदश्री के समय की मिले हैं यहाँ पर मल्हार में। इसके अलावा जो है अपीलक के भी 2 सिक्के हमको यहाँ पर मिले हैं मल्हार में, तांबे व कांसे के बने गोल सिक्के। तांबे और कांसे का, एक सिक्का तांबे का मिला, एक सिक्का कांसे का मिला, टोटल 2 सिक्के हमको मल्हार से मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है शिव श्री सापिलक, शिव श्री सापिलक। ठीक है, तो ये सिक्के भी हमको मिले हैं मल्हार से। अब देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो नागार्जुन है ये भी हमको हिंद संघ की यात्रा विवरण से हमको पता चलता है कि नागार्जुन जो कि एक बौद्ध दार्शनिक था, वो सातवाहन शासकों के समय जो है दक्षिण कौशल के क्षेत्र में निवास कर रहा था। और ऐसा माना जाता है कि वो दक्षिण कौशल में ही निवास करते समय ही जो है उसने शून्यवाद की रचना की थी या शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक दक्षिण कौशल में रहते थे और हिंद संघ ने बताया कि जब वो दक्षिण कौशल में रहते थे तो उस समय यहाँ के राजा सातवाहन शासक थे जिसका नाम था सतवाह। सतवाह नामक सातवाहन शासक के समय नागार्जुन जो है वो यहाँ पर रहते थे। अगला हम देखते हैं, मल्हार में जो है वशिष्ठी पुत्र पुडुमावी, कहीं कहीं पे कुलुमावी लिखा रहता है, वे पुडुमावी है। मल्हार में वशिष्ठी पुत्र पुडुमावी का एक अभिलेख मिला है जिसमें 2 पंक्तियों का, यानी 2 पंक्तियों का एक अभिलेख हमको मल्हार से वशिष्ठी पुत्र पुडुमावी का भी मिला है। इसके अलावा शक्ति के निकट किरारी में काष्ठ स्तंभ मिला है। शक्ति के निकट किरारी नामक ग्राम में जो है हमको काष्ठ स्तंभ मिला है। ये काष्ठ स्तंभ जो है तालाब, एक्चुअल में ये एक तालाब था वहां पर, वो तालाब जब सूख गया तो वहां से हमको ये काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, यानी तालाब सूखने के बाद ये काष्ठ स्तंभ हमको देखकर मिला है। और ये जो काष्ठ स्तंभ था ये हम सातवाहन काल के समय का ही काष्ठ स्तंभ था। इस स्तंभ में प्रशासनिक अधिकारियों के नाम व उसके पद लिखे हुए थे, यानी जो किरारी ग्राम का काष्ठ स्तंभ है उसमें सातवाहन वंश के जो पदाधिकारी होते थे उनका नाम और उसके पद लिखे हुए थे। इसके अलावा हमको गुंजी नामक स्थान का शिलालेख मिला है जो कि शक्ति के निकट ही है। ये दोनों ही जांजगीर चांपा क्षेत्र में आते हैं। तो गुंजी का शिलालेख जो है वो दमऊ देहरा, वहां से एक नाला बहता है दमऊ देहरा नाम का, उस नाले के पास जो है हमको ये शिलालेख मिला है जो कि प्राकृत भाषा में ये शिलालेख है। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से इस शिलालेख में जो नाम मिला है वो है राजकुमार वर्दत्त, राजकुमार वर्दत्त नाम का, इसमें राजा का नाम लिखा है कुमार वर्दत्त। आप ये भी बोल सकते हैं क्योंकि राजा कुमार वर्दत्त लिखा है तो राजा है कौन, कुमार वर्दत्त, जो कि एक सातवाहन वंश के शासक रहे हैं। तो इसमें ये लिखा है कि जो राजा कुमार वर्दत्त है और उसके जो मंत्री थे उसने जो है ब्राह्मणों को 1000 गाय को दान में दिया था, यानी जो ब्राह्मण थे उनको 1000 गाय जो है वो दान में दिया था ताकि राजा की उम्र जो है वो 1000 वर्ष बढ़ सके। ठीक है, और इसी की देखा देखी जो है एक दंड नायक इंद्रदेव थे, उन्होंने भी आगे चलकर जो है 1000 गाय को दान में दिया था ब्राह्मणों को। क्लियर है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया भी था। तो ये उस समय सातवाहन वंश के शासक थे
जिनका यहाँ पर 1000 गाय को दान में देने का ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? तो इस स्थान को जो है महाभारत के ऋषभ तीर्थ से भी जोड़ा जाता है, तो इसका नाम जो है ऋषभ तीर्थ रखा गया है, जो कि लोचन प्रसाद पांडे के प्रयास से रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये दोनों ही आप लोचन प्रसाद की एक रचना है, लोचन प्रसाद पांडे की किरारी के काष्ठ स्तंभ और गुंजी का शिलालेख, ये दोनों ही रचना लोचन प्रसाद पांडे की है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षण का काम उन्होंने किया था। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमको रोमन सिक्के भी मिले हैं, यानी रोम के सिक्के मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि इस समय सातवाहन काल के समय छत्तीसगढ़ में विदेशी व्यापार भी होता होगा। ठीक है, तो विदेशी व्यापार भी होता होगा, इसी के लिए हमको रोमन सिक्के मिले हैं बिलासपुर के चकरबेड़ा गांव के निकट। ठीक है, बिलासपुर के चकरबेड़ा में। इसके अलावा बिलासपुर के बूढ़ी खार में, बिलासपुर जिले के बूढ़ी खार में हमको एक विष्णु की मूर्ति मिली है, जो कि प्रथम शताब्दी के आसपास की, यानी सातवाहन काल की हमको एक मूर्ति मिली है, जिसमें ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है। जो विष्णु जी की मूर्ति मिली है उसमें ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा हुआ है, जिसमें 2 महिलाओं के नाम मिलते हैं, प्रजावती और भारद्वाजी। प्रजापति और भारद्वाजी महिलाओं के नाम मिलते हैं, और उस सब विष्णु जी की मूर्ति में ये लिखा हुआ है मुख्य रूप से कि इन 2 महिलाओं ने आसपास के क्षेत्रों में क्या क्या निर्माण के कार्य करवाए हैं। तो ये जो प्रजावती और भारद्वाजी महिलाओं द्वारा किए गए निर्माण कार्य का उल्लेख मिलता है हमको बिलासपुर के बूढ़ी खार से, जो विष्णु जी की प्रतिमा मिली है उसमें। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और अंधकार काल में और क्या क्या चीजें हमको प्रमाणित मिली है वो पार्ट देखते हैं। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और वंशों को देख लेते हैं, प्राचीन वंश जो छत्तीसगढ़ में रहे हैं। उसमें है कुषाण वंश। देखिए, इनके भी बारे में स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिलती, जैसे कि मैंने क्लास के पहले ही बताया था कि ये काल जो है अंधकार काल टाइप का है, इसमें भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, इतिहासकारों में मतभेद है। तो कुषाण वंश के कुछ सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर में कुषाण वंश के सिक्के मिले, जो कि तांबे का सिक्का है, और तेलीकोट रायगढ़ में जो है एक सोने का सिक्का मिला है कुषाण वंश का। तो स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आपसे कभी पूछा जा सकता है कुषाण वंश के सिक्के कहाँ मिले हैं। तो बिलासपुर में एक तांबे का सिक्का मिला और सोने का सिक्का मिला है तेलीकोट रायगढ़ में। क्लियर है? उसके बाद एक वंश रहा है मगध वंश या मेघ वंश। इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी हमको इतिहास में नहीं मिलती, लेकिन अभी जिस तरीके का प्रचलन रहा है पेपर का, उसमें आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो है मेघ वंश रहा है, उसके कौन कौन से शासक रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आजकल पेपर में बनते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। मगध वंश या मेघ वंश, ये जो है मुख्य रूप से त्रिपुरी से मेघ वंश के शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो वो सिक्के जो हमको त्रिपुरी से मिले हैं, उसमें वो सिक्के जो ढाले गए हैं उसमें मल्हार में ढाले गए हैं, यानी जो सिक्के हैं वो मल्हार टकसाल में ढाले गए हैं। टकसाल क्या होता है? जहां सिक्कों को ढाले जाने के लिए कारखाना होता है, या सिक्कों को ढालने का जो कारखाना होता है उसको टकसाल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है जो त्रिपुरी से हमको मेघ वंश के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो मल्हार टकसाल में ढाले गए हैं, यानी वो सिक्के मल्हार में बने हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि मेघ वंश का शासन मल्हार में रहा होगा या छत्तीसगढ़ में रहा होगा, तभी तो वहां सिक्के ढल रहे हैं। तो इसी के लिए जो है मेघ वंश के शासकों को हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से शासक मेघ वंश के रहे हैं। तो मेघ वंश के संस्थापक रहे हैं माघश्री, जिनके नाम पर मगध वंश या मेघ वंश नाम पड़ा है। दूसरे हैं यामग, तीसरे हैं वीमग, फिर है सीमग, सत्यमग और वसंतमग। ये माघश्री, यामग, वीमग, सीमग, सत्यमग और वसंतमग, ये जो है कुछ मेघ वंश के शासक रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का शासन ईस्वी की 3री शताब्दी से 4वीं शताब्दी के मध्य रहे, यानी ईस्वी की जो है या ईसा की जो है 3री शताब्दी से 4वीं शताब्दी के मध्य वाकाटक वंश का शासन रहा है। वाकाटक वंश समकालीन थे गुप्त वंश और नल वंश के। ठीक है, तो वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश जो छत्तीसगढ़ का उसके समकालीन रहा है। यहाँ पर जो है जब वाकाटक वंश का शासन था तो इस समय जो था गुप्त वंश का शासन उत्तर भारत में था और दक्षिण भारत में वाकाटक वंश का शासन था। तो ये दोनों के मध्य आपस में लड़ते रहते थे क्षेत्रों के लिए, और बाद में जो है वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए।
तो अंत में जो है वाकाटक वंश गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसकी जानकारी हमको वाकाटक वंश के अभिलेखों से मिलती है, क्योंकि वाकाटक वंश के शासक अपने आप को महाराज बोलते थे, तो गुप्त वंश के शासकों को अभिलेख में वो महाराजा धीराज लिखते थे, जिससे पता चलता है कि जो गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार किए हुए थे वाकाटक वंश। ठीक है, तो वाकाटक वंश की उपाधि थी महाराज की, जबकि गुप्त वंश को महाराजा धीराज बोलते थे वो अभिलेखों में, जिससे स्पष्ट है कि वाकाटक वंश गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार किए हुए थे। क्लियर है। इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन, जो कि या नंदवर्धन जिनको बोला जाता है, जो कि नांदेड़ में थी। ठीक है, तो राजधानी थी वाकाटक वंश की नंदीवर्धन या नंदवर्धन, जो कि नांदेड़ का पुराना नाम है। ठीक है, तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। जैसे गुप्त वंश के शासक है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो कि कवि हरिसेन ने लिखी है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी आपको पता ही है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो कि कवि हरिसेन ने लिखी है, तो आपको ये बता दूं प्रयाग प्रशस्ति एक्चुअल में एक स्तंभ लेख है, यानी खंबे में पंक्तियां लिखी हुई है। तो उनकी इस स्तंभ लेख की या प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं पंक्ति में, 19वें नंबर की पंक्ति में, आपको याद रखना है, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। तो प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं पंक्ति में या प्रयाग स्तंभ लेख के 19वीं पंक्ति में उन्होंने लिखा, बताया है कि समुद्रगुप्त जब दक्षिण भारत का अभियान कर रहे थे तो उन्होंने कौशल के राजा महेंद्र को हराया है, महाकांतर के राजा व्याघ्र राज को हराया है और केरल के राजा मष्टराज प्रभृत्री को हराया है। तो आपसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर में पूछा जाता है कि जब समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत अभियान चल रहा था तो उस समय कौशल के राजा कौन थे? तो कौशल के राजा थे महेंद्र, महाकांतर के राजा थे व्याघ्रराज। महाकांतर धमतरी का जो निचला भाग, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, ये सब क्षेत्र को मिला के महाकांतर बोला जाता था। तो महाकांतर के राजा थे व्याघ्रराज। तो पेपर में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति के जो 19वें लेख में दो राजाओं के नाम मिलते हैं, कौशल के राजा और व्याघ्रराज जो महाकांतर के राजा है, तो उनके साथ और कहां के शासक का नाम भी उल्लेखित है, तो वो है केरल के राजा मष्टराज प्रभृत्री। इनका भी नाम जो है इस 19वीं लेख में उसमें लिखा हुआ है। एक्चुअल में प्रयाग प्रशस्ति में ये लिखा है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत अभियान के दौरान कौशल के राजा, महाकांतर के राजा और केरल के राजा को हराकर उन्हें कैद कर लिया था और बाद में उनको छोड़ दिया था। तो ये प्रयाग प्रशस्ति के 19वें पंक्ति में लिखा हुआ है। अब यहां पर इतिहासकारों में मतभेद होता है कि जो ये कौशल के राजा महेंद्र है वो वाकाटक वंश के महेंद्र है या सरबपुरी वंश के महेंद्र है। तो इतिहासकार अभी भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि ये जो महेंद्र है वो वाकाटक वंश का है या ये महेंद्र सरबपुरी वंश का है, क्योंकि ये भी लगभग समकालीन वंश है। ठीक है, तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। कई हम कोचिंग की बुक पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट लिख कर दे देता है महेंद्र जो था वो वाकाटक वंश का था, लेकिन इतिहासकार अभी भी कंफ्यूजन में है कि वाकाटक वंश वाले कि सरबपुरी वंश वाले। तो ये कहीं लिखा नहीं मिलता तो डायरेक्ट वाकाटक वंश लिख देता है। पेपर में भी कई बार डायरेक्ट वाकाटक वंश लिख के आ जाता है, तो हम इसलिए वाकाटक वंश जो है वो आंसर लेके चलते हैं, लेकिन ये अभी भी इतिहासकारों में मतभेद का विषय है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत अभियान था तो उसके जो सेनापति थे वो यहां पर रुके थे, कहां पर? फिंगेश्वर में, गरियाबंद में पड़ता है फिंगेश्वर। तो समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत अभियान के दौरान उनका सेना जो है वो रुका कहां पे था? सेना रुका था फिंगेश्वर। समुद्रगुप्त के सेना नायक रुके थे फिंगेश्वर में, और समुद्रगुप्त की पत्नी जिसका नाम था रूपा वो रुकी थी कोपरा में, वो भी गरियाबंद में पड़ता है। तो सेना नायक रुके थे फिंगेश्वर में और कोपरा में रुके थे समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा। ठीक है, लगभग 1 माह तक रुके थे जब ये समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत अभियान चल रहा था। अब हम देखते हैं, तो आपसे ये स्पष्ट हो गया कि एक राजा हमने पढ़ लिया वाकाटक वंश का जो महेंद्र था। ठीक है, अब दूसरा राजा पढ़ते हैं रुद्रसेन द्वितीय। वाकाटक वंश के दूसरे शासक जो हम पढ़ रहे हैं उनका नाम है रुद्रसेन द्वितीय। इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह जो हुआ था वो वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। अगला शासक पढ़ते हैं वाकाटक वंश के प्रवरसेन। इस वाकाटक वंश के जब शासक प्रवरसेन थे तो इनके दरबारी कवि थे कालिदास।
ठीक है। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? प्रवर सेन के थे। और इनके दरबार में जो है कालिदास थे, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो कालिदास ने मेघदूत की रचना की है रामगढ़ की पहाड़ी में आकर। ऐसा माना जाता है कालिदास ने जो मेघदूत की रचना की है या मेघदूतम जो लिखा है वो रामगढ़ की पहाड़ी में बैठकर लिखा है, यानी कालिदास यहाँ रामगढ़ की पहाड़ी में आ गए थे तब लिखा था। और उन्होंने जो है सरगुजा को स्वर्ग का द्वार भी कहा था मेघदूत में। ठीक है, तो मेघदूतम में सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा गया है। और मेघदूत की रचना कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी में की है। और ये आपको याद रखना है कि जो किसके दरबारी कवि थे? वाकाटक वंश के प्रवर सेन के। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है मुकुटधर पांडे ने 1984 में। तो मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने 1984 में किया है। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो है अगला है शासक नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन के बारे में देख लेते हैं। नरेंद्र सेन जो है इनके ये भी वाकाटक वंश के शासक थे जिन पर भवदंत वर्मन ने आक्रमण किया था। भवदंत वर्मन छत्तीसगढ़ में नल वंश के शासक थे। उन्होंने आक्रमण किया था नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन में और नंदीवर्धन पर अपना अधिकार जमा लिया था भवदंत वर्मन ने। ठीक है, तो भवदंत वर्मन जो नल वंश से शासक थे उन्होंने नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया था और उनकी राजधानी नंदीवर्धन को हथिया लिया था। और नंदीवर्धन में राजधानी हथियाने के बाद उन्होंने नंदीवर्धन से ही एक ताम्रपत्र जारी किया जिसको हम जानते हैं रिद्धिपुर ताम्रपत्र या रीठापुर ताम्रपत्र। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र या रीठापुर ताम्रपत्र किसका है? भवदंत वर्मन का है। ये कब जारी किया गया? जब इन्होंने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को हराकर उनकी राजधानी नंदीवर्धन में कब्जा कर लिया था। अगला आते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय जो है वो भी वाकाटक वंश के शासक हैं। इन्होंने जो यहाँ पर नलवंशी शासक भवदंत वर्मन ने आक्रमण किया उसका बदला लेने के लिए पृथ्वीसेन द्वितीय ने जो है नलवंशी शासकों की राजधानी पुष्करी पर आक्रमण किया। पुष्करी जो है भोपालपट्टनम के आसपास का क्षेत्र। तो पृथ्वीसेन द्वितीय ने पुष्करी पर आक्रमण किया था। उस समय जो थे नलवंशी शासक थे अर्थपति। तो अर्थपति के समय पृथ्वीसेन द्वितीय ने पुष्करी पर आक्रमण करके उनकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था और इसी युद्ध में जो है अर्थपति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो अर्थपति का एक केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है, वो भी हम आगे जब नलवंश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अगले शासक है देवसेन। ठीक है, देवसेन के समय जो है देवसेन वाकाटक वंश के शासक थे। तो इस समय नलवंशी शासक स्कंद वर्मन ने देवसेन पर आक्रमण किया था और इनके कुछ क्षेत्र को हत्या लिया था। और देवसेन के बाद शासक बनते हैं हरिसेन। हरिसेन जो है अपने ये जो हारे हुए क्षेत्र थे स्कंद वर्मन जो इनको हराकर कुछ क्षेत्र हड़प लिया था वाकाटक वंश का, हरिसेन ने उस क्षेत्र को वापस पाया था। क्लियर है? तो ये है कुछ वाकाटक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण चीज। अब हम चलते हैं गुप्त वंश को देखते हैं। गुप्त वंश का शासन छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में ईसा की 4वीं शताब्दी के आसपास रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में देख लिया है। तो बाकी बचे शासकों के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश के एक शासक है कुमारगुप्त प्रथम। उनका एक सिक्का प्राप्त हुआ है रजत जड़ित तांबे का सिक्का। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम का एक रजत जड़ित तांबे का सिक्का मिला है आरंग से, जिसकी खोज की थी रमेंद्र नाथ मिश्र ने। रमेंद्र नाथ मिश्र ने इस सिक्के की खोज की है। कुमारगुप्त प्रथम का सिक्का जिसमें रजत जड़ित तांबे का सिक्का है, जिसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, महाराजा धीराज कुमार वर्दित्य ऐसे करके लिखा हुआ है। तो वो कुमारगुप्त प्रथम का सिक्का है जिसकी खोज रमेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। अगला है रामगुप्त। रामगुप्त जिनका एक नाम कांच भी है, उनका एक नाम रामगुप्त का। तो रामगुप्त का एक सिक्के मिले हमको दुर्ग के बानबरद में। दुर्ग के बानबरद में टोटल अगर हम देखें तो 20 सोने के सिक्के मिले हैं, जिसमें एक सिक्का रामगुप्त का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 7 सिक्के प्राप्त हुए हैं और समुद्रगुप्त 1 सिक्का। बाकी सिक्के कौन से गुप्त शासकों के उसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें जो है रामगुप्त का 1 सोने का सिक्का दुर्ग के बानबरद में ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के 7 सिक्के दुर्ग के बानबरद में और समुद्रगुप्त का 1 सिक्का दुर्ग के बानबरद में मिला है। तो कुल 20 सिक्के हमको मिले, जिसमें से 1, 7 और 1 हमने देख लिया। बाकी हमको नहीं पता कि वो किसका सिक्का है क्योंकि उसमें उल्लेख नहीं है। इसके अलावा गुप्त वंश की एक शासक थे भानुगुप्त। तो एरण अभिलेख भानुगुप्त का है, जिसमें सरबराज जो सरबपुरी शासक है सरबराज
उनका उल्लेख मिलता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इतिहासकारों में यह भी मतभेद है कि यही हमारे वाले सरब है जो छत्तीसगढ़ वाले, या कहीं और के, ये भी मतभेद का विषय है। ठीक है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सरब राज का वर्णन है। इसके अलावा जो है गुप्तकालीन कुछ मंदिर भी हमारे, तालागांव का मंदिर गुप्तकालीन माना गया है, पुजारी पाली का केवटी मंदिर वो भी गुप्तकालीन माना गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है तालागांव मंदिर गुप्त काल से संबंधित है, लेकिन क्या है उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, अनुमान है केवल। और पुजारी पाली का केवटीन मंदिर भी गुप्तकालीन है, इसका भी जो है अनुमान है, कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इस समय जो मंदिर शैली थी, नागर शैली के मंदिर बन रहे थे, तो उसका स्ट्रक्चर देख के अनुमान लगाया गया कि इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा पिटाई बल्द जो कि रायपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहां से भी हमको गुप्त काल के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, तो ये यहां पर हमारा पार्ट कंप्लीट होता है अंधकार काल जो रहा है छत्तीसगढ़ का, वो पार्ट। अब हम अगली क्लास में जब आएंगे तो हम अपने छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरबपुरी वंश, नल वंश। तो ये सब पार्ट जो है हमारा कल की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हमारा ज्यादा बचा नहीं है, कोर्स मुश्किल से 5 से 6 दिन लगेगा, कंप्लीट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में।